तो गाइस ये बात हो इस जमाने की जब हमारा देश भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था। हर तरफ गरीबी, बेरोजगारी, त्राही त्राही मची हुई थी। हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो जैसे आंदोलनों में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे। अंग्रेजों से बढ़ चढ़कर उनका विरोध कर रहे थे, कुछ अपने हाथों से तो कुछ अपनी बातों से लड़ाई का मेरा मतलब ये है कि कुछ ऐसे शब्द जो 100 लोगों की बातों को सिर्फ एक ही लाइन या एक ही गीत, कविता या नारे के रूप में बता पाए। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो आपने सुभाष चंद्र बोस जी की ये नारा तो आपने सुना ही होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ऐसे ही गांधी जी का भी था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। 100 लोगों की बात को सिर्फ एक बात या एक लाइन में बता देना अंग्रेजों की मीठी खीर में कड़वा पानी डालने के समान था। अब ऐसे लोगों के बारे में बात कर लेते हैं जो इन गीतों, नारों, कविताओं को बनाते थे। ऐसे लोगों को कवि कहा जाता है जो एक बहुत बड़ी बात को कंप्रेस्ड वे में बता पाते हैं या एक लाइन में ही बता पाते हैं। इन गीत और इन कविताओं को उस समय का डिस्ट्रैक्ट भी कहा जा सकता है और यही गीत और नारे उस समय कई आंदोलनों की रीढ़ की हड्डी भी हुआ करते थे और लोग अक्सर इन्हें अंग्रेजों के खिलाफ गाया करते थे, जो कि ये अंग्रेजों के खिलाफ काफी इफेक्टिव भी साबित होते थे तथा हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के ग्रुप को एक एकता बनाए रखते थे। कुछ ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अपने अंदर की आग को अपने शब्दों में इस प्रकार बयां किया कि उनके इन शब्दों की आग ने और लोगों के मन में भी अंग्रेजों के प्रति वही आग भर दी और अंग्रेजों के जज्बे को बिल्कुल ही राख कर दिया। आज कुछ ऐसे ही कवियों के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि समय से परे हैं। उनकी लिखी गई कविताएं, उनकी रचनाएं हमारे लिए आज भी उतना ही रिलेटेबल हैं जितनी की उस जमाने में हुआ करते थे। एंड गाइस, एज अ फिल्म मेकर एंड एज अ एस्पायरिंग राइटर, मैं हमारे देश के कुछ ऐसे ही बिग लेवल के पोइट्स को पढ़ रहा हूँ ताकि इनकी रचनाओं को पढ़कर मैं भी कुछ इंस्पायर होके ऐसा मैं भी कुछ लिख सकूं या फिर ऐसा ही कुछ इंस्पिरेशन लेके आपको भी बता सकूं कि ताकि इन लेजेंड्स ने जो जो काम अपने देश के लिए किए हैं उनमें से एक सुई की नोक के बराबर भी मैं कर सका तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। एंड इस वीडियो पर अगर अच्छा रिस्पॉन्स आता है और तो आगे भी और कवियों को पढ़कर मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो हमारी लिस्ट में पहले कवि जो आते हैं वो हैं हरिवंश राय बच्चन जी। ऐसा कहा जाता है कि रामधारी दिनकर और हरिवंश राय बच्चन जी ने हमारे हिंदी लिटरेचर को बदलने में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था। एंड आपने 7वीं क्लास में इनकी एक कविता पढ़ी होगी जो कि कुछ इस प्रकार से है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ऐसी एक कविता है जो बीत गई तो बात गई, माना वह बहुत प्यारा था। तो इसी प्रकार ही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल एंड काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशनल एंड हार्ट टचिंग कविताएं लिखी। अक्सर इनकी कविताओं का मेन थीम जो होता था वो था लव, स्पिरिचुअलिटी। इन्होंने काफ़ी टाइम बहुत सारे सोशल इश्यूज पर भी बात करी है एंड इनकी पोइट्री में आपको एक डीप इमोशन भी दिखेगा। कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस कविता है मधुशाला, जो कि 1935 में पब्लिश हुई थी। एंड मधुशाला का अर्थ होता है मधु यानी कि शराब एंड शाला मतलब घर यानी कि ठेका, जिसमें शराब का ठेका यानी मदिरालय के बारे में बात करी गई है। देखिए, इसमें बात तो एक शराबी एंड मदिरालय के बारे में बात करी गई है, लेकिन इसी में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सोशल इश्यूज पर लेकर एक सीख भी दी गई है। एंड अभी आपको पता ही होगा किस प्रकार हिंदू मुस्लिम लड़ते झगड़ते रहते हैं। अभी तक भी उस टाइम से हिंदू मुस्लिम का ये जो मामला है ये उस टाइम से ही चलता आ रहा है। तो उस पर कुछ लाइन इन्होंने लिखे हैं। हिंदू हो या मुसलमान, एक मगर उनका प्याला, एक मगर उनका मदिरालय, एक मगर उनकी हाला, दोनों रहते एक न जब तक मंदिर मस्जिद में जाते, लड़वाते हैं मंदिर मस्जिद, मेल कराती उनकी मधुशाला। एंड आप इनकी कविताओं का संकलन यानी कि सोपान में आप देख सकते हैं। सोपान इनकी कविताओं का एक कलेक्शन है जिसमें इनकी सारी प्रकार की कविताएं लिखी गई हैं। अगर मैं आपको रेकमेंड करूं तो मेरी वन ऑफ द बेस्ट फेवरेट कविताएं हैं वो हैं कोमल, कलियों से, उपवन, मधुशाला, मधुबाला, बीते दिन की कब आने वाली बीती बातें, मैंने खेल किया जिंदगी से। तो आप इनको गूगल से इनका PDF निकाल कर पढ़ सकते हैं। और वैसे भी गाइस, 1.5 घंटे रील्स देखने से अच्छा है इनकी कविताओं को पढ़िए एंड इनको समझिए, शायद आपकी लाइफ में ये कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। तो सेकेंड नंबर पर मेरे जो फेवरेट एंड जिनको मैंने पढ़ना शुरू किया वो है रामधारी दिनकर जी। ये इंडिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट
कवि जिनका जन्म की बिहार की भूमि में हुआ एंड ये अपनी कलम से कविता नहीं आग लिखते थे भाई, आग। एंड ये हमारे फॉर्मर राज्यसभा के मेंबर भी थे एंड राज्यसभा में जो सांसद होती है उसमें जब ये बोलते थे तो उस सांसद में पिन ड्रॉप साइलेंस छा जाता था। एक बार इन्होंने ये भी बोल दिया था कि ये जो नेता लोग हैं जिस भाषा में ये नोट लिखते हैं उसी भाषा में अगर वोट मांगने आए तो इनको मैं जानूं। एंड बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनने इनके कवि सम्मेलन अटेंड किए होंगे, वो कहते हैं जब रामधारी दिनकर जी कविता कहते थे तो जब वो कविता की हुंकार भरते थे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा सन्नाटा ही छा गया हो। विश्वों के अनस्तित्व में, महाशांति के तल में। वेल गाइस, अगर इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो इनका जीवन इतना कठिन था कि अपने इनिशियल डेज में इनके पापा की डेथ होगी एंड इनके दो भाइयों ने खुद अनपढ़ रहकर इन्हें पढ़ाया लिखा एंड ये सुबह सुबह 5 बजे उठकर 13 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाया करते थे एंड वहां पर पढ़ लिख कर 5 बजे ही शाम के घर आते थे, 9 बजे तक घर पहुंचते थे। उसके बाद ये रामचरितमानस पढ़ते थे इस रात के 12-1 बजे तक, तब जाके इन्हें कहीं बिस्तर नसीब हो पाता था। एंड इन्होंने अपनी जवानी के स्टार्टिंग के दिनों में काफ़ी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट की मार भी झेली। ये सरकारी नौकरी वही जो किस्से आज भी हैं वो आज से 100 साल पहले के भी किस्से हैं। देखिए यही तो चीज़ें होती है जो एक कलाकार के कला के गले में फांसी का फंदा डाल देती हैं। आपको इनके बारे में एक चीज़ और बताऊं तो इन्होंने जब ये 20 वर्ष के थे तो इन्होंने 10 गीत लिख दिए थे एंड लेकिन वही है ना, इंसान सबसे जीत जाता है, अक्सर वो खुद से एंड अपनों से हार जाता है। एंड दिनकर जी की कुछ कविताओं के उदाहरण एंड कुछ जो मेरी फेवरेट कविता है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आप इन्हें गूगल पे सर्च करके पढ़ सकते। पहला है रशिम रथी, जिसमें कि महाभारत के युद्ध के बारे में बताया गया कि जब श्री कृष्ण जी दुर्योधन के पास युद्ध से पहले एक शांति प्रस्ताव लेके गए थे, तब का ये सीन इन्होंने बताया गया है अपनी इस कविता में, वो भी एकदम बेस्ट लेवल की स्टोरी टेलिंग के साथ। तो या कोई फिल्म मेकर, रैपर या फिर राइटर है तो ऑफकोर्स इन्हें पढ़ो यार। रचनाएं इनकी और भी हैं, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, संस्कृत के 4 अध्याय एंड लव पर स्पेशली उर्वशी। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। तो इस वीडियो का लाइक एम रखते हैं ओनली 25 लाइक। अगर इस वीडियो पे 25 लाइक आएंगे तो मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू रख सकता हूँ, नहीं तो चैनल पे ऐसे ही एक्सपेरिमेंट वगैरह करते रहेंगे एंड अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस आपके साथ चैनल पे ऐसे ही शेयर करता रहूंगा मैं। तो यार मेरी इतनी 2 महीने की मेहनत पर एक बारी एक सब्सक्राइब कर दो यार, सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं।